नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि देश में पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तेजी से विकास का काम हो रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर भी केंद्र पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय का जीवन बेहतर करना ही हमारा लक्ष्य है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है और कहा है कि विकास का काम तेजी से हुआ है। अमरोहा से बड़ी जानकारी। कार सवार महिला की दबंगई सामने आई है। ट्रक चालक को पुलिस के सामने जमकर पीटा। गजोला थाना क्षेत्र के इंद्रलोक का मामला। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे इस वक्त की। ट्रक चालक को पुलिस के सामने जमकर पीटा गया। गजोला थाना क्षेत्र के इंद्रलोक का ये पूरा मामला और बड़ी खबर, अहम जानकारी, महिला की दबंगई का पूरा मामला। गजोला थाना क्षेत्र में महिला की दबंगई आई सामने। अमरोहा से बड़ी खबर, कार सवार महिला की दबंगई सामने आई है। ट्रक चालक को पुलिस के सामने जमकर पीटा और गजोला थाना क्षेत्र के इंद्रलोक का ये पूरा मामला। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्रक चालक को पुलिस ने जमकर पीटा है। गजोला थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रक चालक को पुलिस ने जमकर पीटा। गजोला थाना क्षेत्र के इंद्रलोक का ये मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे गजोला थाना क्षेत्र से, जहां पर महिला की दबंगई का मामला सामने आया। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार सवार महिला ने दबंगई की और ट्रक चालक को पुलिस के सामने महिला ने जमकर पीटा। सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर पर लगा मारपीट का आरोप। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लगा आरोप। तीमारदारों ने पिटाई करने का आरोप लगा है। एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाने के लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित के विरोध करने पर डॉक्टरों ने पिटाई कर दी। तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज का पूरा मामला। बड़ी जानकारी, तीमारदारों ने पिटाई करने का आरोप मेडिकल स्टाफ पर लगा। एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। बड़ी जानकारी, कन्नौज से डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर आरोप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीमारदारों ने पिटाई करने का आरोप लगाया, जहां एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित के विरोध करने पर डॉक्टरों ने विवाद किया। पिटाई की गई, डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगा। करीब 11:30 बजे, तकरीबन 12 बजे समथिंग, तो बच्चा उधर बेड के ऊपर ऑपरेशन होकर लिटाया कर, तो उन्होंने एक डॉक्टर सुनील थे, 9 साल का बच्चा था, उसको लिटा रहे थे बेड के ऊपर। तो मेरा बच्चा था 9.5 महीने का, 9 साल का बच्चा बेड के ऊपर लिटा रहे थे, तो बच्चे की पट्टी हुई थी, वो बार बार नोच रहा था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि बेड कहीं दूसरी जगह इसको लिटा दो, पट्टी नोच रहा है, दूसरी जगह लिटा दो। तो बोला क्यों, इस पे 2-3 मरीज और भी इसमें बैठा लेंगे। एक ही बेड में? हाँ, एक ही बेड पे। डॉक्टर सुनील बदतमीजी से बोलने लगे। वहीं कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में घर में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। खबरों की माने तो घर में शॉर्ट सर्किट होने से यह आग लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। बिजनू के शंभुहा पुल के पास तेज रफ्तार डंपर ने साइकिल से स्कूल जा रहे भाई बहन को कुचल दिया। हादसे में दोनों भाई बहन की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनू थाना क्षेत्र के शंभुहा गांव निवासी चचा बबलू ने बताया है कि उनके भाई राकेश उर्फ हरिओम की बेटी 10 वर्षीय कशिश गांव के जूनियर स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी। वो सुबह
अपने भाई ऋषभ के साथ स्कूल जा रही थी, तभी कानपुर की ओर आ रहे तेज डंपर टक्कर मारकर कुचलते हुए मौके से भाग निकला। हादसे में दोनों भाई बहन की मौत हो गई। मौके पर पहुंची बिधुनू पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कन्नलगंज थाना क्षेत्र में कथित तौर पर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल थाना क्षेत्र के स्कूल ने एक नाबालिग किशोरी को बुर्का पहनाकर विशेष धर्म के युवक द्वारा ले जाकर रेस्टोरेंट में दुष्कर्म करने का आरोप लगा। घटना की जानकारी किशोरी के वापस स्कूल पहुंचने पर हुई। पता चला कि किशोरी को बुर्का उसकी एक विशेष धर्म की सहेली ने उपलब्ध कराया था। स्कूल प्रबंधन ने मामले से परिजनों और थाना पुलिस को अवगत कराया। किसी तरह से इसकी भनक बजरंग दल के पदाधिकारियों को लग गई, जिसके बाद बजरंग दल के जिला संयोजक कृष्ण तिवारी भी अगुवाई में दर्जनों बजरंग थाने आए। लड़की को मेरी जो है जैद नाम का लड़का जो है नकाब पहना के स्कूल से ले गया था, बहला फुसला के। वहीं पे जो है इसीलिए थाने आए हैं। रिपोर्ट करी हमने। फिर आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? क्या वो प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, तो प्रिंसिपल का फ़ोन आया छोटे वाले भाई के मोबाइल में। परिवार है वो एक तहरीर लेके आए हैं कि उनके बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो जांच करके इसमें कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कि एक हिंदू नाबालिग बहन को, जिसको सुबह 7:30 बजे वो अपने स्कूल पढ़ने गई हुई थी, वहाँ पर एक मुस्लिम उसकी महिला मित्र ने उसको एक बुरखा ला के दिया। बुरखा पहनकर वो किसी तरीके स्कूल के बाहर गई। बाहर जाकर एक मुस्लिम लड़का जो एक रेस्टोरेंट उसको लेके गया है, वहाँ उसका शारीरिक शोषण हुआ है। और जो लेके गया है वो शारीरिक शोषण किया है, वो भी जो पता करने पे बाहर बात आई है। तो ये बात आई है कि उसको बहला फुसला कर उस पर दबाव बनाकर उसको ले जाया गया और वापस जब स्कूल आई तो स्कूल के लोगों ने उसको पकड़ा। खबर ललितपुर से है, जहां सराफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वालों की पुलिस ने पहचान कर ली। आपको बता दें कि जनपद के थाना मडावरा अंतर्गत 15 जुलाई को धारा 387 में मामला अभियुक्तों पंजीकृत किया गया। अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा अपने को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताते हुए सराफा व्यापारी से 15 लाख की रंगदारी मांगी गई। स्थानीय पुलिस, एसओजी और सर्विलांस के द्वारा साक्ष्य संकलन के क्रम में सीसीटीवी और बयान आदि के आधार पर दोनों नाम प्रकाश में आए हैं। चंद्रपाल सिंह परमार उर्फ चंदू पुत्र राजा भैया और दूसरे का नाम है अनुकूल राजा उर्फ मछली राजा, निवासी ग्राम गोना कुशमाड़। इन लोगों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। बता दें, जिले के कस्बा मडावरा में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक सराफा व्यापारी को दुकान पर धमकी भरा पत्र डालकर 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। लखनऊ से बड़ी जानकारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज यूपी दौरा। वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत। 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ जाएंगे। सिद्धिदात्री मां वृद्धि के करेंगे दर्शन पूजन। 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे मोहन भागवत। विंध्याचल में देवराहा हंस बाबा आश्रम भी जाएंगे। 21 जुलाई को धनदानेश्वर महादेव शाखा पहुंचेंगे। 22 जुलाई को काशी विश्वनाथ का करेंगे दर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत और 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ जाएंगे। सिद्धिदात्री मां वृद्धि के करेंगे दर्शन पूजन। 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे मोहन भागवत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त लखनऊ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज यूपी दौरा। वाराणसी पहुंचेंगे मोहन भागवत। बड़ी खबर है जानकारी। 19 जुलाई को गाजीपुर में हथियाराम मठ पहुंचेंगे। सिद्धिदात्री मां वृद्धि के करेंगे दर्शन पूजन। 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे मोहन भागवत। खबर सहारनपुर से है, जहां नकुड़ के ग्राम ढाइकी में कच्चे मकान में रह रहे 2 गूंगे बहरे भाइयों का कच्चा आशियाना भी बारिश में गिर गया। दोनों ही अविवाहित होने के चलते इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। ग्राम ढाइकी निवासी 2 सगे भाई सोमपाल वर्मा व मामचंद वर्मा दोनों ही गूंगे बहरे हैं। इनकी आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है। वृद्ध पेंशन से ही दोनों गुजारा करते हैं।
सीतापुर में कर्नाटक में बेलगाम के निकट चिकोड़ी में जैन आचार्य कामकुमार नंदी के अपहरण और नृशंस हत्या का समाचार सुनकर संपूर्ण जैन समाज शोकाकुल है। जैन साधु पर हो रहे हमलों और हत्या से संपूर्ण जैन समाज आक्रोशित है। इसी विषय को लेकर जैन समाज ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन सौंपा है। हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि आचार्य गुंडर नंदी जी महाराज जो कि कर्नाटक में हैं, उनके शिष्य कामकुमार नंदी जी की निर्मम हत्या कर दी गई है। उन्हें बिजली के पहले करंट लगाया गया और फिर उसके बाद उसको 9 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो ये एक घोर अपराध है और हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हमारे गुरुओं की रक्षा के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डीसीएम और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार की मौत हुई है। बाराबंकी की तरफ जा रही थी बाइक, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डीसीएम और बाइक की भिड़ंत हुई है और बाइक सवार की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर, बाराबंकी की तरफ जा रही थी बाइक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डीसीएम और बाइक की भिड़ंत हुई है, बाइक सवार की मौत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बाराबंकी की तरफ जा रही थी बाइक, इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर और डीसीएम और बाइक की भिड़ंत हुई है। बड़ी जानकारी, बाइक सवार की मौत। डीसीएम और बाइक के बीच भिड़ंत हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बाइक सवार की मौत हुई है हादसे में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर और डीसीएम और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई है, जहां बाइक सवार की मौत हो गई। खबर कानपुर से, जहां घाटमपुर सपा नेता विजय सचान समेत आधा दर्जन सफाई परिजनों के समर्थन में हाईवे पर धरने पर बैठे। उन्होंने घाटमपुर एसडीएम रामानुज को यहां पर पुल के नीचे 2 अंडरपास बनवाने और हाईवे किनारे 3 स्कूल होने के बाद भी पीएमसी के द्वारा न तो डिवाइडर नहीं बनवाए गए, जिन्हें बनवाने की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग समेत पीएमसी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। 7:45 बजे के आसपास की यह घटना है। इधर से ओवर स्पीड डंपर आते हुए ये बच्चे रोड क्रॉस करते हैं। सरकारी स्कूल है, इधर प्राइवेट स्कूल है। डेली का कारण है कि बच्चे इस पार से उस पार, इस पार से उस पार आते जाते हैं। गाड़ी वाले इस ओवर ब्रिज की वजह से इधर से जाते हैं तो चढ़ाई के कारण स्पीड पकड़ते हैं, उधर से ढाल है तो स्पीड पकड़ते हैं। ना कोई ब्रेकर है, ना कोई उसका मतलब नियम है। खबर कानपुर से, जहां महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी अपने वकील के साथ राइफल लेकर जाजमऊ थाने पहुंची। आपको बता दें कि विधायक इरफान पर 14 आपराधिक मामले दर्ज होने पर बंदूक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इसके चलते उन्होंने बंदूक को थाने में सरेंडर कर दिया। दरअसल महिला का घर फूंकने और फर्जी आधार कार्ड के सहारे नाम बदलकर हवाई यात्रा करने से लेकर कई मामला जेल में बंद है। जाजमऊ थाने की पुलिस ने इरफान पर 14 आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के चलते उनकी डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद डीएम की संस्तुति के बाद शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया, पास के जाजमऊ थाने में जमा कर दिया गया। विधायक इरफान सोलंकी के नाम पर एक राइफल असलही था, लाइसेंसी राइफल थी, तो उसका लाइसेंस डीएम साहब ने निलंबित कर दिया। तो निलंबन की स्थिति में असलाह को घर में नहीं रखा जाता, निकटतम थाने में या किसी उस पे हमें
किसी असलाह की दुकान पर जमा कर देते, तो हम लोगों ने यहाँ थाने में जमा कर दिया। ये हमारा निकटतम थाना है, असलाह सुरक्षित रहेगा। जब कार्रवाई होगी तब उनको वापस लेंगे। और हम राइफल के लिए नोटिस आया था तो उन्हीं को जमा करने आए। जमा हो गया जी। कोई आदेश था जमा करने का, किस दिन जमा किया? हाँ, वो तो जो डीएम साहब का आदेश भी था और जो प्रोसीजर है उसी का। डेवलपमेंट अथॉरिटी का डीएम को पत्र। मुख्तार अंसारी की जमीन को मुफ्त में मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे को जमानत मिली। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, मुख्तार अंसारी की जमीन को मुफ्त में मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे को जमानत मिली हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे को जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी का डीएम को पत्र और मुख्तार अंसारी की जमीन को मुफ्त में मांगा गया था। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार के बेटे को जमानत मिली। बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की जमीन को मुफ्त में मांगा गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे को जमानत मिली थी। वहीं लखनऊ में एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांटा है और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सदैव एक अभिभावक की भांति खड़े रहते हैं तथा पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। उनसे बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के वे 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते थे, आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 एएनएम हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है।
पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। ये आंकड़े हर एक उस व्यक्ति को आश्चर्य में डालता है कि जो प्रदेश के उस समय बीमारू राज्य थे 15-16 के दौरान, उनमें से बहुत सारे राज्य अभी बीमारू ही रह गए, लेकिन उत्तर प्रदेश उससे उभर करके एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने देखा कि आखिर कौन ऐसे जिले हैं जिन जिलों में वास्तव में ज्यादा कार्य किए जाने की आवश्यकता थी और उस पर कार्य पहले की सरकारों में नहीं हो पा रहा था। और उसमें जब हम लोगों ने नजर डाला तो वास्तव में जिन जनपदों की स्थिति बहुत ही खराब थी पहले, इनमें बहराइच था, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूं, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, संभल, खीरी, हरदोई, बांदा, यानी ये सब वही जिले हैं जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए थे वो शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, कृषि और जल संसाधन का था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार का था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का था। इन सब में एक अभियान के तहत कार्य किया गया। पहले 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग के मार्गदर्शन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, पैरामीटर में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसके बाद प्रदेश सरकार ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंडों को चिन्हित किया और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कृषि विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो या जो भी विभाग थे, सभी विभागों ने 100% मैन पावर की आपूर्ति वहां पर करते हुए उन्हें एस्पिरेशनल विकास खंडों से उभारने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और ये परिणाम किस रूप में हम सबको देखने को मिलते हैं, खासतौर पर अगर नियमित टीकाकरण के ही कार्यक्रम को आप देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो 2015-16 में उत्तर प्रदेश को 51% के सापेक्ष 19-20 में उत्तर प्रदेश को 70% बताया गया। और मेरा मानना है कि इस समय अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़े हमारे पास पूर्ण प्रतिरक्षण का। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ। I can make